हेलो, नमस्कार साहब। और यूपी बोर्ड के मतलब एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के लिए मैंने जो है मेरा जो मतलब चैनल है प्रकाश एएलपी, और इसमें मैं जो है अपने जो है मतलब 15 वर्ष के अनुभव का आपको जो है एक मॉडल पेपर मैंने बनाया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और देखिए, जो भी मतलब 70 नंबर का पेपर आएगा उसमें से जैसे भी पैटर्न होगा, जिस तरीके से पैटर्न है इसका, उसी तरीके से मैंने बनाया है। आपके कितने विकल्प होंगे, कितने मतलब अति लघु, लघु और मतलब दीर्घ उत्तरीय, उसी तरीके से मैं मैंने इसका मॉडल पेपर बनाया आज। और मैं आपको इसमें मतलब यानी इसकी तो मतलब संभावना तो है ही आने की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो है मेरा जो है 15 वर्ष का अनुभव भी है इसके साथ, और आप इसकी तैयारी कर लीजिए और आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, पहला सवाल जो है सभी खंड हल करिए। तो इसमें जो है मतलब 6 प्रश्न आते हैं। तो पहला है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय हल है। यानी पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो इसमें दो मतलब समीकरण दिए हमें, 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y और +2 = 0। 4 ऑप्शन है इसमें से, इनमें से एक सही है। तो मैं आपको मतलब हल करके भी दिखाता जाऊंगा और इसका मतलब एक एक करके मतलब करता जाऊंगा। तो देखिए, इसमें जैसे पहला है, पहला जो है 4x + py + 8 = 0, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है 2x + 2y + 2 = 0, ये समीकरण 2 है। तो इन दोनों समीकरणों में पहले हम इसकी तुलना करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। इसकी से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो जब इसकी तुलना होगी तो a1 का मान 4 आ जाएगा और a2 का मान इसके नीचे वाला 2 आ जाएगा। इसी प्रकार b1 का मान p आ जाएगा और b2 का मान 2 आ जाएगा। c1 का मान 8 है और c2 का मान 2 है। ये a1 a2, ये b1 b2 और ये c1 c2। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल भी आ सकता है, अनंत हल भी आ सकते हैं, और आपका कोई हल नहीं भी आ सकता है। तो इसके अद्वितीय हल की पोजीशन जो होती है, अद्वितीय हल की पोजीशन जो है वो आपकी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 ये होती है। ठीक है। अब इसमें मैंने मान लगाया, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, बराबर नहीं, इसकी वैल्यू p है, इसकी वैल्यू 2 है। इसकी हम क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करने के बाद क्या आता है, 2p ≠ 8, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अब जब जो है p के मान निकालेंगे तो ≠ 8/2, 2 चौक 8, यानी p की वैल्यू आ गई ≠ 4 के। ये इसका आंसर आ गया। इसमें देखिए 4 उत्तर हैं, उनमें से कौन सा सही आ गया, ये वाला आ गया, p ≠ 4। अगला सवाल है कि निम्न में परमेय संख्या है। निम्न में परमेय संख्या है। तो देखिए, इसमें जो a b c d ऑप्शन दिए हैं, तो मैं आपको मतलब परमेय संख्या के बारे में बता दूं। परमेय संख्या वो होती है जिसे हम मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपका -5 है, इसके बटे में 1 कर लो, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। या फिर जैसे मतलब लिखा है 1/2 लिखा है नहीं, तो ऊपर भी पूर्णांक चलता है, नीचे भी पूर्णांक चलता है। तो इसमें जो है देखिए √31 है, √31 है इसमें। तो √31 जो है मतलब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है वर्गमूल इसका पूरी तरीके से नहीं निकलता। √5 भी नहीं है, √11 भी नहीं है, लेकिन इस पोजीशन में क्या है, √23 से √23 कट जाएगा, इस प्रकार 3 रह जाएगा और इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि 3/1 कर लेंगे इस प्रकार। देखिए ये वाला सवाल मैंने दिया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर आता है। इसमें देखिए ऐसे दिया है
इस तरीके से दिया गया है। देखिए 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, इससे ही कट जाएगा तो 3 रह जाएगा, इसके बटे में 1 कर लो, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और इसमें मतलब पूछा भी यही है, परिमेय संख्या, तो इसका आंसर परिमेय संख्या। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस बार आने की संभावना है इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। देखिए फिर से पढ़ लीजिए सवाल, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान बताइए। तो इसमें क्या है, इस सवाल में क्या है, पहले तो हम इसकी समीकरण ले लेते हैं, जो भी द्विघात समीकरण दिए आपके लिए, और इस समीकरण में दिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को जो है, पहले इसकी जो मतलब द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना की जाएगी, से तुलना करने पर तो जब इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू k आ गई और c की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इसमें प्रश्नानुसार कह रहा है कि समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान है या बराबर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 100% आएगा इस बार, देख लेना। तो इसमें जब मूल समान होते हैं तो हम जो है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखते हैं, ये फॉर्मूला रखता है इसमें, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखते हैं। अब इसमें b की वैल्यू कितनी आ गई, b का मान k है तो k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। तो देखिए k² माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0, तो k² बराबर 24 इधर आया तो प्लस का हो गया, 24 इधर आया प्लस का हो गया। अब देखिए k पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडरूट चढ़ जाएगा। अब k बराबर इसमें अंडरूट में इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, इसमें इसका जोड़ा बन गया, तो ये वाला 2 आ जाएगा बाहर, ये वाला 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर आ जाएगा 2 3 6 और प्लस माइनस, इसका आंसर ये आ गया। और इसका आंसर कौन सा सही है हमारा, इसका आंसर ये वाला सही है, 2√6। ठीक है, अगला सवाल दिया है मैंने, समरूप त्रिभुज से दो समरूप त्रिभुजों में की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल विकल्प में भी आ सकते हैं और ये सवाल अति लघु में भी आ सकते हैं, लघु उत्तर में भी आ सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में बताऊँ आपको। देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सवाल देख लीजिए एक बार, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें मान लीजिए कि 2 त्रिभुज हैं, ये हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, इसे ABC नाम दे दो और इसे PQR नाम दे दो। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसके PQR के समरूप है ये। तो जो समरूप होता है तो इसमें एक फार्मूला है और एक मतलब इसकी थ्योरम भी है कि इनका जब समरूप होते हैं तो इनका एरिया, इनके क्षेत्रफलों का मतलब अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। जैसे AB के बटे में आ जाएगा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे में आ जाएगा QR का होल स्क्वायर और इक्वल यहाँ आ जाएगा CA और बटे में आ जाएगा RP का होल स्क्वायर। अब देखिए सवाल में क्या दिया था, सवाल में दिया था इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, इसका अनुपात पूछा है क्षेत्रफलों का। तो इसमें क्या है, तो एरिया त्रिभुज ABC का और एरिया त्रिभुज PQR का, तो इसकी जो भुजाएं हैं वो 4/9 के रूप में, इस पे इसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए
अब हम इसे अनुपात में ले सकते हैं इस तरीके से, एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR, और इसका जब मतलब वर्क करेंगे तो 16:81, इसका आंसर है ये 16:81। अब अगला सवाल आता है 5वां, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 100% आएगा इस बार। यदि tan 2a बराबर ये, तो इसको मैं आपको हल कराता हूँ। देखिए सवाल आप जो ध्यान से देख लीजिए, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा दूँ मैं आपको, और आपके एग्ज़ाम में मैथ के पेपर में 10th के, और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में फंसें। और मेरा जो अनुभव कहता है ये 100% फंसेंगे, 100%, देख लेना आप। तो देखिए इसमें लिखा है, जो 5वां क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ये दिया है, और 2a न्यून कोण है, यानी 2a जो है कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो a का मान पूछा है, किसका मान, a का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, a का मान पूछा है। तो देखिए हम सवाल करते हैं, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ये दिए है। अब देखिए आपको एक फार्मूला बताया है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो हम इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला लगाना है, यानी इसकी जगह हमने cot बना लिया, 90 माइनस 2a कर लिया यहाँ पर, और इक्वल टू cot a माइनस 18 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसका जो है फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो जो tan का जो थीटा है ये वाला, वो cot के 90 माइनस में पहुँच जाएगा, तो ये cot में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके इधर cot है इधर cot है, तो दोनों ओर मतलब जब तुलना करेंगे, दोनों ओर जब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो इसका जो कोण है 90 माइनस 2a वो इक्वल हो जाएगा a माइनस 18 के, ठीक है। अब माइनस 2a और ये वाला a इधर आ गया, इक्वल टू माइनस 18, 90 इधर आ गया, ये माइनस का 3 है, ये माइनस के हो गए 108, माइनस से माइनस कट गया ये, तो a की वैल्यू आ गई 108/3, 3 से 1 कट गया, 3 3 9 3 4 18, तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री, ये आंसर आ गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके बहुत चांस आने के। अब अगला सवाल है 6ठा, कि एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन होता है। तो आपने जो है लकड़ी की पेंसिल देखी होगी सभी ने, तो पेंसिल जो है इस प्रकार की होती है, देखिए इस तरीके से, ऊपर तो बेलनाकार आकृति होती है इस तरीके से, और नीचे इसके इस तरीके से नोक होती है। तो ये वाला संयोजन तो हो गया बेलन का, और ये वाला संयोजन किसका हो गया, शंकु का, ठीक है। तो कोई भी, ये क्या है, पेंसिल है, क्या ये पेंसिल है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक शंकु और एक बेलन, क्या होगा, एक शंकु और एक, ये आंसर सही है इसका। आपका पहला खंड बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप दूसरे खंड पे आते हैं, सभी खंड हल करना है इसमें कह रहा है कि HCF ब्रैकेट 252 594 बराबर 18, तो ज्ञात कीजिए LCM, तो ज्ञात कीजिए LCM इसका दोनों का। तो देखिए ये वाला सवाल ध्यान से देख लो, ध्यान से पढ़ लीजिए इस सवाल को, इसको ध्यान से, आराम से कराऊंगा, कुछ जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से सीखिए। अब देखिए, देखो ये सवाल है कि HCF दे रहा है 252 और 594 का 18, तो एलसीएम बताना है। तो देखिए दूसरे का पहला सवाल, ये जो है प्रत्येक जो है एक अंक का सवाल है, प्रत्येक एक अंक का सवाल है। तो देखिए एक ना फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर मासा गुणा लासा। ये फार्मूला है, इसे याद कर लो, सूत्र है। तो पहली संख्या कितनी है 252, दूसरी संख्या कितनी है 594, और मासा कितना है, मासा वाला एचसीएफ कितना है इसका 18, और लासा का मतलब इसे नाम दे दो एल। इस तरीके से तो 252 गुणा 594 और बटे में आ जाएगा 18, इधर से बराबर आ जाएगा एल। 18 से ही कट जाएगा, 18 एकम 18, या 7 बचे, 18 चौक 72, 18 एकम 18, 7 बचे, 18 चौक 72। अब एल का मान जो निकालेंगे 14 की गुणा कर दो 594 से, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, गुणा तो हो ही जाएगी इसकी, इन दोनों गुणा कर दो। अगला सवाल है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कि sec 37 बटे कोसेक 53, ध्यान से पढ़िए इसको। दूसरे का क्वेश्चन, दूसरे का sec 37 बटा कोसेक 53, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, sec 37 बटे कोसेक 53। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए सवाल मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ। सवाल है आपका, दूसरा sec 37 बटे कोसेक 53, ये है आपको। तो देखिए ये sec है, क्या है sec, और ये 37, ये 37, तो हम इसे sec, इसे हम 90 माइनस मतलब 53 ले सकते हैं इसको, यानी 37 को 90 माइनस 53 ले सकते हैं, क्योंकि 90 में से 53 जाएगा जब भी तो 37 आएगा, और बटे में क्या है कोसेक 53। अब देखिए sec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा इसके पे आ जाएगा कोसेक 53, और बटे में तो चल ही रहा है कोसेक 53, इससे ही कट गया एक बार, इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, और भी प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ये नहीं संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन होंगे इसी तरीके से। अगला सवाल देखिए, सवाल ध्यान से, तीसरा, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेमी और BC बराबर 6 सेमी, कोण B का मान बताइए, कोण B का मान बताइए। और इसमें देखिए ये जो मतलब त्रिभुज भी दे रहे हैं, ये ध्यान से पढ़ लीजिए आप सभी लोग। तो देखिए ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने देखा बार बार अनसॉल्व में आया हुआ है, और मैंने बहुत सारे अनसॉल्व में से ये पेपर बनाया है, यानी ये लगा लो करीबन 8-10 सालों का अनसॉल्व जो भी एग्ज़ाम में आते हैं पेपर, उनसे मतलब मैंने ये पेपर बनाया है अपनी तरफ से। तो देखिए ये जो सवाल है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कोण B का मान पूछा है, किसका, कोण B का। तो कोण B का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है, ये वाली भुजा 6 सेमी है, ये वाली है, ये वाली 6√3 है, 6√3 है ये, और ये 12 सेमी है। ठीक है, कितनी है 12 सेमी, और ये है 6√3। तो अगर इसका जो वर्ग है, यानी अगर इसका AC का, यानी कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया, अगर कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहे हैं, तो ये B जो कोण है वो कितने का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, अगर मैं इसे करा दूँगा, देखिए जैसे ये कोण है, यहाँ से देखिए, जैसे ये आपका इस तरीके से, ये C है, ये B है, ये A है, ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा जो है वो है आपकी 6√3 सेंटीमीटर। अब पहले, और ये वाला कोण तुम्हें ज्ञात करना है, ये वाला कोण, तो इसके लिए क्या है, पहले AC का स्क्वायर निकालो, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12, ये हो गया 144। इसी तरीके से BC का स्क्वायर निकालो, तो BC का 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6, ये हो गया 36।
अब इसके बाद इसका जो आधार है ए बी का स्क्वायर निकालिए, 6√3 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इसका सिंगल 3 36 3 108। तो देखिए इन दोनों का जो योगफल है, वो इसके बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कोण भी जो है कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया, समकोण होगा, क्योंकि पाइथागोरस फिर में फॉलो कर रहे हैं इसमें। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, इसमें जो है 100% आता है सररेख। इसमें कह रहा है कि के का वह मान बताइए जिससे ये तीनों बिंदु सररेख हैं। ये सररेख वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 100% आता है सररेख वाला सवाल। तो सररेख वाला सवाल मैं आपको करा रही हूँ। तो सररेख वाले सवाल में क्या है, देख लो, ऐसे पढ़ लो, के किस मान के लिए k, -1 2, 1 और 4, 5 सररेख है। ये सररेख समरेख या एक ही रेखा पर, एक ही बात है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये जरूर आएगा सररेख वाला। दूसरे का चौथा सवाल, दूसरे का चौथा। इसमें के का मान तुम्हें बताना है, फाइंड करना है, और इसमें बिंदु दिए हैं 3, k, -1 2, 1 और 4, 5 क्या है, सररेख है। क्या है, सररेख है। देखो इस सवाल को, है सररेख, देखो ये तीनों सररेख हैं। तो हम इन तीनों बिंदुओं को मान ले रहे हैं, कुछ भी मान लो, है ना, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे क्या मान लो, सी मान लो। अब अगर सररेख बिंदु होता है, बिंदु सररेख जब होता है तो इसे x1 y1 नाम दिया जाएगा, इसे x2 y2 नाम दिया जाएगा, इसे x3 y3 नाम दिया जाएगा। अब जब सररेख बिंदु होते हैं ना, तो इनसे जो भी त्रिभुज बनता है उसका जो एरिया होता है ना, वो 0 के बराबर रखा जाता है, ये याद कर लो, ठीक। अब त्रिभुज ABC का जो मतलब एरिया होगा वो ये होगा 1/2 ब्रैकेट, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी आ सकता है 3 बिंदुओं से, तो x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y बराबर 0। अब इसे 3 बार लिख दिया, x y - y x y - y। अब 123 231 312। अब इसके मान लगा दो, तो देखो 1/2 x1 कितना है, देखो इसमें कितना है x1, इसमें x1 है, इसमें k ब्रैकेट y2 कितना है 1, ये y2 है, माइनस y3 कितना है 5, और x2 कितना है इसमें 2, y3 5, माइनस y1 -1 है इसलिए +1 हो जाएगा, x3 4 और y1 -1 माइनस y2 1 ब्रैकेट बराबर 0। अब 1/2 ब्रैकेट 1 में से 5 गए तो माइनस के 4 के हो गए, ये 5 और 6 दूनी हो गए 12, ये हो गए -2, तो ये माइनस के हो गए 8 बराबर 0। ये वाला 1/2 इधर जाके 0 में 0 हो जाता है, इसलिए माइनस के 4 के बराबर, ये 12 में से 8 गए 4 उधर गए तो माइनस से माइनस कट गया, तो के का मान आ गया 4/4 यानी 1 आ गया के का मान। ये जरूर आएगा सवाल, इसमें के की जगह पर मतलब पी भी दे सकता है, इसके बाद अगला सवाल देखिए, तीसरे का पहला क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, मैंने सब इम्पोर्टेंट सवाल ही दिए हैं इस बार। ये वाला कि बीच की दूरी दी है और उसका मान दिया है दूरी का, तो अंदर जो मतलब चर राशि है y, इसका मान पूछा है, तो ये भी हो सकता है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके भी चांस आने के इस बार। तो देखिए इधर इसको आगे और बढ़ाता हूँ, देखिए तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी y का मान पूछा है, y बराबर क्या। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए,
वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें जो मतलब दो बिंदु दिए, एक बिंदु तो P बराबर दिया है 2,-3 और एक दिया है Q 10, y। अब इनके बीच की दूरी जो होती है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। कितनी है? 10 मात्रक। तो इसे x1 y1 नाम दे देंगे, इसे x2 y2 नाम दे देंगे। अब बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा इसमें। d की अब 10 आ जाएगा, x1 का मान 2 आ जाएगा, माइनस x2 का मान 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आ जाएगा आपका y2 माइनस और y1 आ जाएगा प्लस के 3 का होल स्क्वायर। सही है। अब 10 बराबर √2 में से 10 गए तो माइनस के 8 का स्क्वायर और प्लस इसे ऐसे ही उतार लो। अभी ये मतलब दो तरीके से हो जाएगा, होल स्क्वायर तोड़ के भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखिए 10 जब इसका पूरा का अंडू हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हो गया 64 और यहाँ पे y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 100 होगा, यहाँ 64 इधर आ गए बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। ये 36 बचे इसमें से, इसका स्क्वायर हट कर फिर से रूट आ गया y + 3 और 36 का वर्गमूल होता है कितना 6, यानी प्लस माइनस बराबर y + 3। यहाँ तक आ गया। अब इसमें एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो, इस तरीके से यहाँ पर प्लस चिन्ह और एक साइड में माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ y + 3 आएगा, माइनस लेंगे तो -6 आएगा, y + 3 आएगा। तो यहाँ पर 6 3 इधर आ गए बराबर y, यानी y का मान आ गया 3 और यहाँ पर -6 3 इधर आ गया बराबर y, तो y का मान आ गया -9। यह आंसर आ गया। अगला सवाल द्विघात समीकरण 4x² + 4bx माइनस ब्रैकेट a² - b² बराबर 0। इसे आपको जो है मतलब हल करके x का मान बताना है, यानी समीकरण के मूल बताने हैं इसमें। तो ये कैसे हल करेंगे, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर है तीसरे का सेकंड। तो देखिए तीसरे का सेकंड इसमें समीकरण दिए 4x² + 4bx माइनस a² - b² बराबर 0। तो देखिए इसको मतलब हल करना है, ये द्विघात समीकरण है। तो 4x² + 4bx माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का और बराबर 0, यानी इसका जो है ब्रैकेट हटा दिया। अब 4x² को हम 2x का स्क्वायर ले सकते हैं, क्यों? इसे हम 2x का स्क्वायर ले सकते हैं। और देखो इसके साथ ले लिया ये वाला b² और इसके साथ ले लिया 4bx और ये वाला a² एंड में रख लिया बराबर 0 कर लिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन गया 2x + b का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये वाला ऐसे उतार लिया बराबर 0। ये होल स्क्वायर का फार्मूला बना दिया मैंने। अब इसमें स्क्वायर है दोनों पे, तो इसमें a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो 2x + b एक बार प्लस में और 2x + b एक बार माइनस में बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, यानी 2x + b + a बराबर 0 और एक बार 2x + b - a बराबर 0। तो 2x बराबर b इधर आया माइनस का, a इधर आया माइनस का, तो x का मान आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा a + b और बटे में आ जाएगा 2। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके 2x बराबर a उधर चला गया प्लस का और b उधर माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई a - b बटे 2। ये आंसर आ गया दोनों। अगला सवाल है
एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताइए। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, मैंने इम्पोर्टेंट में लगाया है इसमें। देखिए कैसे करेंगे इसे, कि इसमें कह रहा है कि जैसे तीसरा है सवाल कि कोई भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, इसे ABC नाम दे रहा है। क्या नाम? ABC। इसमें से तो इसकी प्रत्येक भुजा 2A है, ये भी 2A, ये भी 2A, ये भी 2A। यहाँ से हमने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनता है। अब लंब डाल दिया, इसे M नाम दे दो। तो लंब डाल दिया, तो जो त्रिभुज से जो मतलब आधार पर लंब डाला जाता है तो उसे आधा आधा बांट देता है वो। तो यानी ये पूरा 2A है ना भुजा, तो ये हो जाएगा A इधर आ जाएगा और A इधर आ जाएगा, और ये वाला त्रिभुज चलाएंगे, इसमें जो है पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी। सवाल एक बार और देख लो, सवाल बहुत जरूरी है, पढ़ना ध्यान से। देखो इसमें लिखा है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, देखो तीसरा सवाल है ये, तीसरा सवाल है ये। देखिए तीसरा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका शीर्षलंब वाला ये वाला बताना है हमें, AM, यानी ये वाला, ये जो भुजा है ये वाली हमें कोसमा लगा है, ये बताना है। तो देखो इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी। किसकी प्रमेय? पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। ये सूत्र क्या होता है ये पता होगा आपको, कि इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सही है। अब कर्ण इसका ये वाला बन जाएगा, यानी 2A का वर्ग, और लंब इसका ये बन जाएगा जो हमें बताना है, इसे AM नाम दे दो, और प्लस आधार इसका A²। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4A², ये वाला A² इधर आ गया, बराबर AM का स्क्वायर। 4A² में से A का स्क्वायर गया तो कितना बचा? 3A², और इसका अंडर रूट चढ़ गया इसमें, बराबर AM। अब √3 इसे हम A को 2 बार ले सकते हैं अंदर गुणा में, और AM, इसका बन गया जोड़ा अंदर, इसका बन गया जोड़ा, तो AM बराबर आ गया, A आ गया बाहर, अंडर रूट में रह गया 3। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है। अब आता है अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, घड़ी की सुई वाला। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपका वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उससे लिया गया है। तो एक घड़ी की सुई, वो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल मतलब वो होगा, रचित होगा। तो देखिए सवाल पढ़ लो ध्यान से, आराम से, धीरे धीरे। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए जो घड़ी बनाते हैं हम इस तरीके से घड़ी बना रहे हैं, ऊपर होगा 12, नीचे होगा 6, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 9, यहाँ डबल इस तरीके से होंगे, ऐसी तो घड़ी होती है। अब इसमें जो है यहाँ पे केंद्र होता है इसका। अब देखिए मिनट की सुई जो है वो ये है लंबी वाली, इसकी कितनी है? 14 सेमी है, तो वो 5 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक तो जाएगी 14 सेमी ये वाली। तो ये वाला क्षेत्रफल बताना है, ये वाला क्षेत्रफल हमें बताना है इसको। तो ये लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो बनना है, क्या बनना है? त्रिज्यखंड बनना है। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 गुणा πr²। अब इसमें दिक्कत ये है, मतलब कोण कितने का बनेगा? तो एक जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का हो गया? 6 पंजे 30 डिग्री का। तो 30 का यूज़ कर लो, 30/360 गुणा 22/7 गुणा r का मान 14 गुणा 14, यानी r का स्क्वायर है। 1 0 से 1 0, 3 से ही कट गया 12 बार, और 7 दूनी 14 कट गया, 2 से ही कट गया 6 बार, 2 3 6, 2 से ही कट गया। अब इसका आंसर आ गया 11 चौक 44, 11 कम 11 4 15, और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप ध्यान से कर लीजिए। अब इसके बाद आता है देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, ये 100% आपको पेपर में दिखाई देगा ये वाला सवाल।
कि सिद्ध कीजिए, नीचे सिद्ध कीजिए ये वाला सवाल, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 आ जाए, √5 आ जाए, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, √3 आ जाए, √2 आ जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका सवाल आते ही आता है, इसका सवाल जरूर आता है, हर सेट में आता है इसका पेपर का। चौथे का पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो मैंने आपको बताई थी, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते। तो जिनके मतलब रूट निकालने पर दशमलव की पूरी तरीके से मान ना निकले, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इसे हल कैसे करेंगे? तो देखिएगा, अब आता है चौथे का पहला, चौथे का पहला, चौथे का पहला, चौथे का पहला, यानी सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। अब √5 के बराबर में a/b मान लेंगे कोई अपरिमेय संख्या, और यहाँ लिख देंगे a/b पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब इसका जो है दोनों ओर वर्ग किया जाएगा, क्या किया जाएगा? वर्ग, किसका? इसका। अब इसका जो है दोनों वर्ग किया जाएगा, किसका? √5 का और a/b का, दोनों साइडों में वर्ग किया जाएगा अब इसका। तो देखिए इधर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कैसे करेंगे इसका? कि √5 का भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, किसका? √5 का ही वर्ग, √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो इसके बाद जो है इसका वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा a²/b²। अब इसका बटाई करके कैंची गुणा कर सकते हैं, तो आ जाएगा 5b² बराबर a²। तो b² बराबर a²/5, ये मतलब इस साइड में ले लेंगे, इसका मतलब है a² 5 से विभाज्य है, क्या है? विभाज्य है। अब इसे दोबारा लेना पड़ेगा, इसे समीकरण 1 नाम दे दो। अब जो इसके ऊपर है a, इसे दोबारा मान लो, माना a बराबर 5c मान लो, क्या मान लो? 5c मान लो इसे। तो 5c मान लिया, तो a का मान समीकरण 1 में लगाओ, b² बराबर a की जगह पे 5c² 5, b² ये होगा 25c² 5, 5 × 25, तो b² बराबर आ गया 5c², b², अब 5 को इधर ले लो, बराबर c²। तो इसका मतलब है कि b² 5 से विभाज्य है। और हमें जो है यही लाना था कि 5 जो है a² और b² दोनों से विभाज्य हो जाए, ठीक है? यानी a² से भी हो जाए और किससे हो जाए? b² से भी हो जाए। तो इसकी अब थोड़ी लैंग्वेज लिखना पड़ेगी, लैंग्वेज मैं आपको लिखा दे रही हूँ। इसकी लैंग्वेज है, देखिए ऐसे करके, कि 5 a/b का गुणनखंड है।
और हमने प्रारंभ में माना था कि ए और बी सहअभाज्य हैं, अर्थात हमारी कल्पना गलत है, सही है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 100% आएगा इस बार। अब इसके बाद आता है अगला, देखिए सवाल, देखिए अगला ये वाला, इसका सवाल है ये चौथे का दूसरा, इस अल्फ़ा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 मतलब बराबर 0 के मूल हैं, तो α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक समीकरण दे दी हमें, चौथे का दूसरा है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। अब ये समीकरण दे दी, इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो इसकी हम तुलना करते हैं। अभी पीछे भी एक सवाल कराया था मूल समान वाला, से तुलना करने पर तो ए का मान आ गया 2, बी का मान आ गया -3 और सी का मान आ गया 5। अब इसके लिए हमें बताना है ये वाला मान α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा, ये मान बताना है। तो इसके लिए मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों निकालने पड़ेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस ये, और देखिए b की वैल्यू भी माइनस में है, तो ये हो जाएगी प्लस की यहाँ 2, और यहाँ पे इसका सूत्र होता है c/a, तो इसका 5/2। अभी ये इसमें क्या करना है, ये मान पूछा है हमें, इसका मान बताना है। इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ अल्फ़ा बचा, यहाँ बचा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की जगह 5/2 लग जाएगा और इसकी जगह पर 3/2 लग जाएगा। अब इसमें 5 × 15 बटे में 4, ये इसका आंसर होगा। ये ऐसे होगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है आपके सामने कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष जो हैं 1,2, 4,y, x,6, 3,5 इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 100% आएगा, देख लेना। तो देख कैसे करेंगे इसे, कैसे है, ये तीसरा है चौथे का थर्ड पार्ट। जैसे कोई समांतर चतुर्भुज लिया, ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज A, B, C और D। तो समांतर चतुर्भुज लिया, इसके जो शीर्ष हैं, इसके शीर्ष इसमें दे रहे हैं, देखिए 1,2, 4,y, x,6, 3,5। तो इसके मतलब शीर्ष क्रम से लेने पड़ेंगे, 1,2, 4,y और x,6 और 3,5। ऐसा देखिए, ये वाला सवाल है, ये वाला समांतर चतुर्भुज के शीर्ष 1,2, 4,y, x,6, 3,5 इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान बताना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखो इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ना, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं इस बिंदु पर। तो इसका मतलब यह है कि AC का यानी विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा, ये याद कर लो, सही। अब इसमें इसका मध्य बिंदु का फार्मूला ये होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 बराबर, अब मतलब इसका भी सेम होगा, तो इसको हम कैपिटल मान ले रहे हैं,
इस तरीके से, इसको हम कैपिटल मान ले रहे हैं। अब ये AC का है तो AC के लिए ये दोनों, ये x1/1 हो जाएंगे, ये x2/2 हो जाएंगे। और BD ये है तो ये x1/1 हो जाएंगे कैपिटल में, ये x2/2 हो जाएंगे। अब इसमें वैल्यू लगा दो, लगाओ वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये वाला, प्लस x2 कितनी है x/2, y1 कितना 2 प्लस y2 6/2 बराबर, इसमें कैपिटल में 4 प्लस x2 कितना 3/2, इसमें y1 y प्लस 5/2 ये मान आ गया। अब 1 प्लस x/2 ये हो गया 8/2, ये 7/2 और ये y प्लस 5/2। ठीक है। अब देखो इसका ये वाला मान इसके बराबर रखा जाएगा और ये वाला इसके बराबर रखा जाएगा। तो 1 प्लस x/2 का मान किसके बराबर 7/2 के, बटा से बटा कट गया, x बराबर 7, एक इधर आ गया तो x का मान आ गया 6। इसी तरीके से y प्लस 5/2 का मान किसके 8/2 के बराबर, से ही कट गया तो y का मान 8, 5 इधर आ गया तो y का मान आ गया 3। ठीक है, ये इसका आ गया, ये इसका आंसर आ गया, देख लो आराम से। अब आता है अगला इम्पोर्टेंट सवाल, चौथा। इसमें मतलब वृत्त के अंदर क्या दे रहा है, अर्धवृत्त में त्रिभुज और छायांकित भाग का पूछ रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो इस सवाल को देख लें, ध्यान से देख लें इसे, कि जैसे चौथा सवाल है ये, चौथे का, कि जैसे कोई वृत्त दे रहा है और इसका अर्धवृत्त है ये, और इसमें एक त्रिभुज बनना है ऐसे करके। तो ये त्रिभुज बनना है, इसे O नाम दे दो, इसे Q, इसे P और इसे R। तो छायांकित भाग इसका मान पूछ रहा है इसका। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस बार जरूर आएगा ये सवाल। तब अब इसमें इसके मान भी दे रहे हैं साथ में, क्या दे रहे हैं, मान भी दे रहे हैं इसके, दे रहे हैं मान। देखो PQ 24, यानी ये वाला 24 हो गया, ये वाला 24, और ये वाला PR 7 हो गया, यानी ये वाला 7 हो गया। और यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है हमेशा, ये प्रमेय है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें इसकी मतलब इस पूरे वृत्त की त्रिज्या नहीं पता, ये होती है त्रिज्या ही बराबर होती है, त्रिज्या ये तो होती है आ रही है। तो हम इससे पहले पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस की प्रमेय। तो वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण इसका ये हो गया, कर्ण पता नहीं है हमें, तो ये इसे QR नाम दे दो। लंब ये है 24 और ये कितना है 7 का वर्ग, तो QR √ चल जाएगा, स्क्वायर हट के 576 हो गया इसका 49 हो गया। QR बराबर इसका 625 हो गया, तो QR बराबर इसका वर्गमूल 25 होता है, तो ये पूरा 25 हो गया। तो 25 की आधी त्रिज्या होगी, यानी R का मान कितना आ जाएगा 12.5। अब हम निकाल देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला लगेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का 1/2 πr स्क्वायर होता है और इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है। अब 1/2 गुणा इसका 22/7 मान होता है। R की वैल्यू 12.5 दो बार लिखी जाएगी और माइनस 1/2 गुणा आधार इसका ये मान लो 7 और ऊंचाई मान लो 24। इससे तो ये यहीं कट गया। इसका पॉइंट उड़ा के 10 बढ़ा लो, इसका पॉइंट उड़ा के 10 बढ़ा लो। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 11 बार। अब ऊपर क्या क्या बचा, 11 गुणा 25 गुणा 25 बट 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 माइनस ये 12 7 84।
इसके बाद सॉल्व खुद करना है इसे, इसमें माइनस करके देख लीजिए सब, ध्यान से देखो। और देखिए कुछ भी अगर रह जाता है सवाल में तो उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का वो कल डालूँगा मैं, निश्चित कर डालूँगा, ठीक है। आज मैंने आपके 4 चैप्टर करा दिए हैं, यानी 4 खंड करा दिए हैं, और अभी आपके जो है 3 खंड रह गए हैं बड़े बड़े, तो 3 खंड मैं आपको कल डाल दूँगा, ठीक है। और एक आध सवाल और करा दूँगी, ठीक है बेटा, समझ में आ गई, चेक कर लो इसे। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे कमेंट में डाल देना। और ये देखिए 15 वर्ष का अनुभव है मेरा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप विश्वास कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, निश्चित इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने तैयारी कर ली मेरे से, अगर आप विश्वास करते हैं अतुल सर पर, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो बताता हूँ वही आता है, आगे ईश्वर की इच्छा, ठीक है। तो मैं अपने वाला वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें मेरी वीडियो को। नमस्कार, शुभ रात्रि।